अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे दरमियान बुद्ध गया से एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, एक बहुत ही दिल पसंद शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम टुडे, वेरी लेस पॉलिटिकल, मोर सोशल एंड थिंग्स। कल्पना जी, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार आरिफ जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। आपका शो जब मैंने पहली बार देखा, आई बिकेम फैन ऑफ यू इमीडिएटली। थैंक यू। कल्पना जी, जब मैंने पहली बार आपके पोइट्रीज देखी, आपके कुछ वर्क्स देखे, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और फिर जब मुझे पता चला कि आप बिहार से हैं, तो बीइंग फ्रॉम कराची, वी हैव ए बिहार कॉलोनी इन कराची। वी हैव लार्जेस्ट झोपड़पट्टी कराची में जो है, लार्जेस्ट ऑफ एशिया, जहाँ पे तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं, औरंगी टाउन। वहाँ सारे वो बिहार के लोग हैं जिन्होंने माइग्रेट किया था पहले ईस्ट पाकिस्तान और फिर कराची आए। तो आई हैव ए वेरी क्लोज अटैचमेंट टू पीपल फ्रॉम बिहार। और फिर खास तौर पे जब मुझे पता चला कि आप तो बुद्ध गया से हैं, तो जो रेस्पेक्ट और जो फीलिंग्स थी वो और स्ट्रेंथन हुई। जरा हमें बताइए, आप वहाँ बुद्ध गया में पैदा हुई, बुद्ध गया का नाम आते ही हमारे दिल के अंदर एक रेस्पेक्ट, एक सैक्रेडनेस वो आ जाती है। जरा बताइए बुद्ध गया के बारे में, खास तौर पे आपकी वो फोटो जो मैं दर्शकों को बताऊंगा, जिसमें आप लाल कपड़े पहन के वहां पे बैठी हुई हैं, जो आपके कवर पे जो है। तो बताइए हमें बुद्ध गया के बारे में जरा। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ, भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी पैदाइश गया में हुई। गया और बोध गया में कोई खास फर्क है नहीं। पहले तो सारे एक ही डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन बोध गया का एरिया बोध गया इसलिए कहलाने लगा क्योंकि वहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे तो सारा गया डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। आज मैं अमेरिका में हूँ 26 सालों से, लेकिन कभी एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बोध गया से दूर हूँ, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वह बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। और हम कहीं भी चले जाते हैं वो हमारे अंदर बना हुआ रहता है। तो आज मैं जो हूँ उसमें मेरे देश, मेरे वतन की मिट्टी, हमारी संस्कृति और हमारे अपने विश्वास, हमारी अपनी परवरिश, इन सब को मिलाकर एक जो इंसान होता है। तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखती हूँ। अपने अंदर अपना देश भी देखती हूँ, अपने अंदर अपना कल्चर भी देखती हूँ, अपने अंदर अपना इतिहास भी देखती हूँ। और जिस तरह से भारत के सारे लोग आज भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए चिंतित हैं, मैं उसको भी महसूस करती हूँ और उसके प्रति भी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। 12,000 की मील की दूरी पर रह के भी, हालांकि बहुत लोग ये विश्वास नहीं करते हैं। कई बार तो हम हिंदुस्तान के जो मसले हैं उस पर बातचीत हम लोग करते हैं, तो लोग कहते हैं आप कहाँ, आपको कुछ नहीं मालूम है, आप तो अमेरिका में हैं, आपको नहीं मालूम अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं कहती हूँ हाँ, उनको बैठे बैठे हिंदुस्तान में अमेरिका में क्या हो रहा है वो मालूम हो जाता है, हमें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है नहीं मालूम हो रहा है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आज भी हिंदुस्तान से वैसे ही जुड़े हैं जैसे 26 साल पहले जुड़े थे। कुछ मामलों में तो और भी ज्यादा गहराई से जुड़ गए हैं, क्योंकि हमें अपने वतन से दूर होने के बाद उसकी अहमियत का पता चलता है। कल्पना जी, आपने फिल्म लाइन ज्वाइन की, बिहार से काफी लोग फिल्मों की तरफ आए, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए, फिर ये मनोज वाजपेयी आए, अभी लेटेस्ट सुशांत, और एक बड़ी लंबी लिस्ट है बिहार के कलाकारों की। आपने फिल्म लाइन क्यों ज्वाइन की? क्या मुश्किलात थी? कोई मुश्किलात आई आपको पेश फिल्म लाइन ज्वाइन करते हुए? देखिए, मुझे शुरू से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था, और मुश्किलात की बात भी मैं करूंगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि
I'm born and raised in a family. Everybody loves art, literature. तो हमारे घर में भी हमारे अंकल लोग थे, वो ड्रामा करते थे। हम लोग हमारे यहाँ घर पे स्क्रिप्ट लिखा जाता था। मेरे फादर जो खुद ही बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे हमारे शहर गया में। तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी बड़ा आर्टिस्ट नहीं, चाहे वो रविशंकर हो कि जितनी भी कथक की डांसर हो, सितार वादक हो, तबला वादक हो, सभी लोग हमारे यहाँ आते थे। और मैंने बचपन से ही देखा उनको कि किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, कला और साहित्य का सम्मान कैसे होता है, और वो हमारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है उसका। इन सब चीज की अहमियत को हमने समझा थ्रू आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हु लव्ड आर्ट एंड लिटरेचर। तो मेरा साहित्य और कला से प्रेम समझिए कि वहीं से पनपना शुरू हुआ। एंड व्हेन आई वुड सी एज अ यंग चाइल्ड कि सितारा देवी डांस कर रही हैं तो लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आई वुड इंसिस्ट आई वांट टू डू द डांसिंग। बट आई वाज बोर्न इन अ वेरी प्रोग्रेसिव फैमिली, and but at the same time I was born in a very traditional family because my mother came from केकारी स्टेट। उस वक्त अंग्रेजों के जमाने के पहले जैसे सारे स्टेट्स होते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो माय ग्रैंडफादर फ्रॉम माय मदर साइड, मेरे नाना जी वो टेकारी स्टेट से जुड़े हुए थे। ही मैनेज्ड द होल एंटायर स्टेट एट दैट टाइम। तो शुरू से ही जो हमारे समाज में जो होता है और हमारे शहर में जो मान प्रतिष्ठा हमारे परिवार की रही, उसका सब कुछ को देखते हुए जब मैंने एक दिन ऐलान किया कि आई वांट टू लर्न कथक डांसिंग, तो मेरी दादी जी की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे दादाजी की तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे फादर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे दादाजी बड़े प्रोग्रेसिव आदमी, वो पुलिस सर्विस में थे, बहुत ईमानदार आदमी। वो उन्होंने कभी घूस नहीं लिया, कभी पैसे की तरफ नहीं देखा। वो अंग्रेजों के साथ वो वाटर पोलो खेलते थे, हॉकी खेलते थे। मेरे सारे दोनों अंकल जो थे वो सभी एथलीट्स हुआ करते थे। कभी कभी तो अखबारों में ऐसा न्यूज आता था कि फादर एंड सन वॉन ऑल द ट्रॉफीज। सो तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी नानी जी के यहाँ का दूसरा मामला था, वो लोग स्टेट वायरस से जुड़े हुए थे। तो सबने कहा कि लड़की को नाचने वाली थोड़ी बनाना है। वहाँ है कि शादियां अरेंज मैरिज हो जाती हैं, 16-18 साल में लड़कियां एंगेज हो जाती हैं, 20-22 साल में घर से चली जाती हैं। और उन्होंने बकायदा मेरे लिए लड़का वड़का सब देख के रखा था। तो मैंने जब ऐलान किया तो इस पे बड़ा ये मचा, बवाल मचा कि ये क्या होने जा रहा है। तो फिर मेरे फादर ने कहा नहीं, ये सीखेंगी और घर पे सीखेंगी, अगर बाहर जाके नहीं सीख सकती। तो हमारे शहर के एक बड़े मशहूर कथक डांसर हुआ करते थे, लखन नटराज जी, एंड आई वांट टू रिकॉग्नाइज हिम एंड ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। एंड हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, कलाकार हमारे शहर के, बिहार के, दे डिड नॉट अर्न दैट रिकॉग्निशन। आज जो सुशांत और कंगना और ठाकरे और इनके बीच जो हो रहा है, तो मैंने देखा कि आई कैन सी रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीवन इन मी इन लिटिल बिट, बिकॉज आई मैरिड इन अ सीकेपी फैमिली, सो ठाकरे's families are also CKP, so वो जो कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी होती है, so we know what goes in that kind of community, the culture, the people, their thinking. So when I got married, मेरे फादर इन लॉ ने पहले ही कह दिया था कि हाँ, आपको शायद सुनने को मिले कि मतलब बिहार के लोगों के प्रति कुछ ऐसा हुआ है, बट आप जो बोले थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि मैं थोड़ा बिंदास हूँ बोलने में। तो मैंने कहा नहीं, and like nobody personally bothered me there, but I was definitely warned, I was definitely told that I may expect some kind of discrimination, or maybe face some challenges, or people may say something. So but I was fortunate that I didn't experience that thing personally. और मुझे अपने शहर में definitely I was supported, and I had no problem in doing what I was doing. Nobody bothered me because I'm a woman, or nobody discouraged me. Lekin mujhe, I had to earn that for myself from my family, who was in the beginning kind of hesitant
for me to go and do this thing. But side by side, I was doing my masters. Masters करने के बाद मैंने immediately गया कॉलेज में लेक्चरर का जॉब शुरू किया. मैंने 1 साल किया. But I was कहते हैं ना कि you don't get what you want. मैंने हमेशा लोग कहते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है. तो मैं उनको कहती हूँ ना कि आपको वो चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हैं. आपको वही चीज मिलती है जिस पे आप फोकस करते हैं. So I never lost my focus in what I wanted to achieve in my life. तो मेरे अंदर हमेशा था कि मैं मुंबई जाके कुछ करूं. And you would not believe that how you send out your energy to the universe, and the universe responds to you. So we had a house in Mumbai. So then I lived in Mumbai for a while. And this is where I got in touch with the industry people. I started doing show at Prithvi Theatres. उसके बाद हमने TV serials वगैरह किए. कुछ जो लोग वहाँ के साहित्यकार थे वो मुंबई में, तो गुलजार साहब, राही मासूम रजा, निदा फाजली, ये जितने लोग थे इन सबको मैं पहले से ही जानती थी, इससे पहले कि मुंबई में आई. क्योंकि मैं कविताएं तो 14 साल 15 साल की उम्र से लिखना शुरू किया. मुंबई में एक पत्रिका निकलती है, वहाँ मैं गई ऑफिस में अपनी कुछ कविताएं देने के लिए. तो वहाँ कोई एक साहब बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसे ही मेरी कविता देखी. उसके साथ एक छोटा सा पिक्चर था मेरा, जो परिचय के साथ पिक्चर छपता है ना कवियों का, वैसा. तो उन्होंने देख के कहा, उन्होंने कहा आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती? तो मैंने कहा मैं एक्टिंग वगैरह तो करती हूँ, लेकिन मॉडलिंग के लिए शायद रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा हो. तो उन्होंने कहा नहीं, आपको मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए. तो हमने कहा कि अच्छा देखूंगी इसके लिए. तो बोले मैं बहुत सीरियस हूँ. तो मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे चांस देंगे क्या मॉडलिंग के लिए? बोलता है मैं बिल्कुल दूंगा. तो उन्होंने कहा कि आप जब भी अवेलेबल हो हम लोग एक शूट कर सकते हैं. तो मैंने भी मजाक में उनको कहा कि मैं तभी शूट करूंगी जब आप मुझे कवर पेज देंगे. और guess what? I was in next 2 months I was on cover page of 2 magazines, Body and Beauty Care and Meri Saheli. Mostly I was doing like the fashion modeling, जैसे जो export firm हुआ करते थे. तो मैंने बहुत सारे एक्सपोर्ट फर्म के लिए भी शूटिंग की, बहुत सारे स्टोर्स जो बड़े बड़े थे उनके लिए शूटिंग की, फेमिना वगैरह के लिए भी किया. टेलीविजन सीरीज उस वक्त मैंने की कुछ नामी गिरामी लोगों के साथ में. यहाँ तक कि गुलजार साहब भी किरदार बना रहे थे. तो उन्होंने कहा था आप टच में रहिए, और उसको लेके इंटरव्यू भी पूरा छपा. फिर बट देयर वाज समथिंग मेंट टू बी कि मेरा वीसा फिर कुछ जल्दी ही हो गया. And I was not able to spend much time in Mumbai. So I left Mumbai, actually India, at the time when I had a job of lecturership. I was doing modeling. I was a published author of 3 books. So I didn't leave India because India didn't give me anything. Actually, India gave me so much that one can only imagine at such a young age. तो बहुत लोग सोचते हैं ना कि लोग अमेरिका में आते हैं तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. तो जब मैं ये कहानी यहाँ बोलती हूँ अमेरिका में तो लोग होते तो फिर आप इंडिया छोड़ के यहाँ चली क्यों आई? तो हमने कहा कि देखिए मैं इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसलिए नहीं छोड़ के आई कि मुझे इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन अमेरिका में अपॉर्चुनिटी देयर इज नो लिमिट. You cannot leave family behind. So it wasn't that I came to America looking for job or opportunity to join Hollywood. No, nothing like that. I came because I got married and I had to move with my family here. But जब तक मैं शिकागो में थी तो ये सब करना संभव नहीं था. And I went into corporate world. और मैं उस समय में आई 1993 में, जबकि वो इंटरनेट वगैरह का जमाना नहीं था. 94 में इंटरनेट आया. So there are many things that I did at that time went unnoticed. Yeah. कल्पना जी, आजकल कुछ अरसे पहले एक मूवमेंट चली थी मी टू, और वहाँ के माहौल के हिसाब से तो आपने वहाँ पे क्या माहौल देखा, कैसा था? क्या न्यू कमर्स को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं? नहीं, नॉट जस्ट यस और नो आंसर उसका नहीं है. मी टू तो हर जगह है. मी टू आज से है, मी टू सारी दुनिया में है.
और मी टू सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड में ही नहीं है, मी टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, मी टू आपको मंदिरों में भी है, मी टू मस्जिदों में भी है, मी टू हर जगह है। बट क्या है कि जब ग्लैमर इंडस्ट्री से जब बातें जुड़ जाती हैं तो लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। आज एक औरत को प्रताड़ित किया जाता है सड़कों पे या उसके घर में, तो वो बड़ा न्यूज नहीं बन पाता मी टू का। लेकिन अगर वही चीज इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में हो जाती है तो उसको दूसरी तरह से देखा जाता है और उसके पीछे बहुत पत्रकार लग जाएंगे, मीडिया लग जाएगी और वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। बट उसके कारण इंडस्ट्री को जज नहीं किया जाना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनल राय है। जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें कुछ तालाब हैं, गड्ढे हैं, पानी है, जहाँ की बहुत तरह के प्राणी फल फूल रहे हैं और उसमें से बहुत सारे खतरनाक भी हैं और बहुत सारी चीजें। लेकिन द होल इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो ऐसी बात नहीं है कि इट इज अ इंडस्ट्री वी शुड बी शेम्ड। उस तरह से शेम करने लगे तो हमें सभी इंडस्ट्री को शेम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कल्चर की बात बताती हूँ कि आई फाइंड अ बिग डिफरेंस बिटवीन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड इज द वर्क कल्चर। हमारे यहाँ वर्क कल्चर डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब कोई शुरू करता है तो पहले वो किसी डायरेक्टर के पीछे लगता है, किसी प्रोड्यूसर के पीछे लगता है, कहता है मुझे रख लो, मुझे काम दे दो, मैं सीखना। तो वो बेचारा अपना घर छोड़ के आता है, वो बेचारी घर छोड़ के आती है, माँ बाप से झगड़ा करके बच्चे आते हैं अपने ड्रीम को मेटेरियलाइज करने के लिए। और तो ये सारे लोग जानते हैं कि दे आर डेस्परेट, these are young people, they are talented people, they have come this far, rebelling from their parents। हर हिंदुस्तानी अपने बेटा को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता है। तो कोई भी अपने बेटे को और बेटी को कहता है जाओ स्ट्रगल करो तुम बॉलीवुड में, तो वो बड़ी खुशी खुशी नहीं कहता है, उसके अंदर डर तो बना रहता है। सेम थिंग with the people who rebel and come with the dream, they come with this commitment and also the fear of failure। तो वो जब शुरुआत करते हैं तो हर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करें। अब अगर आप इफ यू आर अ मेल स्ट्रगलर इन बॉलीवुड, तो हमने देखा बहुत लोग बहुत कम पैसे पे भी काम करते हैं, उनको काम चाहिए। कुछ लोग फ्री में काम करते हैं, तो औरतें हैं तो उनसे दूसरे तरह की फेवर की बात की जाती है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, वो आपको इनडायरेक्टली वो पुश करते हैं इस तरह के। they try you, they see that how far you can go along with them। तो आपके लिए फिर ये तय करना जरूरी हो जाता है कि आपको काम चाहिए कि उन लोगों के साथ काम करना है या नहीं करना है। nobody forces you, nobody put a gun through your head to do something। लेकिन कुछ लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं कि where they are either forced or they have no way of getting out once they get involved into situation। वर्क कल्चर का जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि हॉलीवुड में सारा चीज बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। एवरीथिंग इज लेड आउट प्रॉपरली फॉर यू। एक शॉर्ट फिल्म भी हम लोग शूट करते हैं ना, तो हमारा स्क्रीन प्ले तैयार होता है, हमारा कास्ट, ये वो सब सारी चीजें जब तक एकदम जगह पे नहीं आ जाएंगी हम लोग शुरुआत नहीं करते हैं। लेकिन मुंबई में पहले आपको कहा गया आपको इस रोल दिया जाता है, फिर आप पहुंचते हैं सेट पे, आपको 5 डायलॉग दिए गए थे, तो मालूम होता है कि नहीं अब आपका 2 ही रह गया, क्योंकि जो आपसे बड़ा एक्टर है वो अपने लिए 3 और डिमांड कर रहा है। फिर आपको जो डायलॉग दिया गया वो बड़े एक्टर को लगा कि अरे ये तो मुझे मैं उसके सामने छोटा पड़ जाऊंगा, इसको ऐसे ऐसे डायलॉग मिल गए, तो बड़े एक्टर के लिए फिर से डायलॉग लिखे जाते हैं। तो मैंने देखा स्क्रीन प्ले सेट पे लिखा जा रहा है मुंबई में, चीजें बदल जाती हैं लास्ट मिनट। एंड वो सब चीजें पहले तो कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होता था। आई मीन स्क्रिप्ट इज लाइक अ पन्ने पे लोग लिख के ले जाते थे। तो ये चीजें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होती थी। एंड ऑफ कोर्स द person who is investing in making a film controls everything, controls even the director। तो कई चीजें गाने ठूस दिए जाते हैं, वो लेके खिचड़ी बन जाती है, समझ गए। तो आई वॉज नॉट वेरी comfortable with those kind of things। and मैं कैसे 2-3 सेट पे मैं गई भी। एक मैं आपको बताती हूँ, एक जी टीवी पे एक सीरियल आया था उस वक्त, उड़न छुप, जिसमें कि मोहन गोखले, अजीत वाछानी, ये सब बड़े बड़े एक्टर वेल उनके साथ मुझे इनका ये काम मिला था। और मुझे कहा गया था कि यू आर द क्वीन, और अजीत वाछानी थे किंग।
तो मैं जब सेट पे गई और मुझे बताया गया कि इतने एपिसोड्स में आपका है ये वो, बाद में पता चला कि ना वो 2 और 3 एपिसोड में कुछ ऐसा करके बाद में खत्म कर दिया गया। सो चीजें होती हैं कि वो चेंज हो जाती हैं वहाँ, एंड दैट्स लाइक अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर सीरियस एक्टर्स कि कैसे हो। तो मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया, लेकिन आपको स्टार्स का जो मामला है, हमारे यहाँ हॉलीवुड में बड़ा से बड़ा स्टार और बड़ा से बड़ा डायरेक्टर, वी ऑल आर लाइक ट्रीट विथ इक्वल रिस्पेक्ट। एक ही जगह क्राफ्ट सर्विस लगी है तो सभी लोग वहीं खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक स्पेशल सबको अलग बड़ा एक्टर है और डायरेक्टर है तो अब वो भाव खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अभी अभी भी हम लोग मुंबई चले जाए ना तो डिफिकल्टी होती है पर्सनालिटी की। मैं हवाई चप्पल पहन के निकल जाऊं तो मुझे लोग घर में लोग वहां बोलने टोकने लगते हैं, अरे तुम हॉलीवुड से आई, तुम मूवी बनाती हो, तुम ये करती हो, ऐसे हवाई चप्पल में निकल गई, बिना मेकअप के निकल गई। मैं अमेरिका से आई हूँ तो क्या डॉलर लटका के कान में चलूं कि गले में बांध के चलूं कि पीछे से एक फ्लैश लाइट मेरे साथ चलता रहे, अमेरिकन 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 क्या, तो मेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जो कल्चरल चीज है ना, इस लाइक बड़ी कभी कभी अब यहाँ इतने साल रह जाने के बाद मुझे खल जाती है। लेकिन हॉलीवुड में जो फिल्में बनती है, सबसे बड़ी चीज जो मैंने नोटिस की है, हम जब अमेरिका में आकर कोई काम करते हैं, आई एम नॉट ओनली competing with Indian filmmakers, Indian actors, Bollywood, I'm competing with the world. The best talents of the world come to America to compete together. सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई, I did three films with American Film Institute, the top film institute of the United States, most prestigious. तो मैंने जब उनके साथ 3 फिल्में की, I worked there on thesis film, मैंने सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया, मैंने असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया, देन आई ऑल्सो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम किया। और क्यों मैं ये सारे काम लेते गई, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस इट, हाउ दे मेक इट। तो कोई भी पोजीशन मेरे लिए छोटा नहीं था कि अरे मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है और मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, ये किताब छप गए, वो नहीं। आई विल वर्क एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट विथ यू इफ आई वांट टू लर्न, ये मेरा सोचना है। ये चीजें इंडिया में आप नहीं कर सकते, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं होनी चाहिए। हमने वो छोटे छोटे भी काम लेके सीखा और उसके बाद हमने कहा कि अच्छा, तो अब यहाँ से अब आइडिया तो हो गया कि ये लोग कैसे काम करते हैं, बट नाउ आई नीड द स्किल एंड द एक्सपर्टीज। तो मेरे पास तो नहीं है ना कि पहले के लोग आए कि सत्यजीत रे फिल्म बना रहे हैं तो उनके असिस्टेंट हो गए, बिमल राय बना रहे हैं, गुलजार बना रहे हैं तो असिस्टेंट हो गए, उनसे काम सीख लिया। कितना टाइम किसी के पास नहीं है कि 10 साल असिस्टेंट बन के एक्सपीरियंस हासिल करके। I enrolled myself immediately in film school and New York Film Academy, and I got my degree in film directing. But I made film in English, और इंडिया में इंग्लिश फिल्में देखी नहीं जा रही हैं। अब तो शायद देखी भी जा रही हैं, अभी पहले उतनी नहीं देखी जाती थी। और अभी भी जहां भी वो फिल्में आती, मोस्टली फिल्म फेस्टिवल हुआ या इंटरनेट पे लोगों ने देख लिया। आपको बड़ी बड़ी अंग्रेजी फिल्में शायद थिएटर में दिखाई जाए, वो अलग हो कि आप टाइटैनिक देख लेते हैं। लेकिन जब हम लोग एक क्लासी फिल्म बनाते हैं जिसको इंडिया में आर्ट फिल्म वगैरह कहा जाता है, नॉट टिपिकल फिल्म जिसमें हमने टॉम क्रूज को, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और एंजेलिना जोली को लेकर बनाया, बड़ा एक्शन फिल्म बना लिया तो वो तुरंत सुपरहिट हो गई और उसके बाद हिंदुस्तान में लगी। हम वैसी फिल्में बनाते ही नहीं, तो हमने वैसी उम्मीद ही नहीं की है। तो बात यह है कि I'm not disappointed in what I have not received. It is that I'm very aware of what I have made and I keep my expectations very reasonable and low. So I don't feel basically disappointed or as a failure if not everybody in India knows what I do or what kind of films I have made. But I have made the film. That's a big success for me. मैं आपको कहती हूँ कि कितने ग्रेजुएट हर साल फिल्म स्कूल से लोग निकलते हैं, कितने साल स्ट्रगल बेचारे करते हैं, फिर भी एक फिल्म नहीं बना पाते। तो आई वॉज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आई कैन आइदर सिट, एक स्क्रीन प्ले लेके मैं 10 साल इंतजार कर सकती हूँ कि एक हॉलीवुड का बड़ा स्टूडियो आके मुझे पैसे दे देगा
और मैं फिल्म बना के ऑस्कर जीत जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक इन आवर एक्सपेक्टेशंस, एंड वी शुड बी वाइज टू अंडरस्टैंड दैट कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं पॉसिबली। तो मैंने कहा कि नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट, इससे पहले कि लोग मुझे फिल्म डायरेक्शन का चांस दें, मुझे ये सिद्ध करना होगा कि मैं फिल्म डायरेक्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने फिल्म कंपनी अपनी स्थापित की, साइलेंट रिवर, माय प्रोडक्शन कंपनी। आई मेड माय फिल्म। जैसे अभी कंगना ने अभी अपने डायरेक्शन का डेब्यू शुरू किया, फिर अपना ऑफिस ने स्थापित किया, वो शी मेड अ फिल्म झांसी की रानी पे बनाई। मैंने वो झांसी की रानी आके पहले शुरू अपना किया अपनी कंपनी से, गो डू इट, go do it. I created my crew with the people who were dying for the opportunity. मेरे बच्चे हंसते थे, उन्होंने कहा मामा, one thing I never saw, whenever you have taken us on the shoot, we see a director has a director's chair, but you never sit in director's chair. Why is that? Not that I could not afford to buy a director's chair. होता क्या था कि आई एम ऑलवेज ऑन माई फुट, वर्किंग विथ पीपल। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि इफ somebody could not make it, so I have to fill in that person's position. तो ये हम अमेरिका में कर सकते हैं, इंडिया में तो शूट बंद हो जाएगी, डायरेक्टर कैसे अपनी कुर्सी से उठ सकता है? नहीं, दिस आई लर्न इन अमेरिका एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इस कल्चर में हमको जज करने वाला कोई नहीं है। As an actress, I'm before camera or I'm behind camera. कि as an actress, I've showed up in a slipper or in my shorts. मुझे कोई criticize करने वाला नहीं है. So there are many things that is different in culture when it comes to culture. But जहाँ तक woman का सवाल है और ये जो Me Too का movement का सवाल, ये सही है. ये हॉलीवुड में है. Or I didn't face any such thing in my life, but yeah, couple of times I was approached in a way. तो मैंने अपने आप से पूछा, really, do I really badly want something to do that I have to go and do all these things to get ahead in race? तो लड़कियां अभी भी, आप 4 लोग मिल जाते हैं, बार में चले जाते हैं, एक स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं, वो बना लेते हैं. A man can do it, a woman cannot do it. और अगर आप करती हैं तो फिर आप उनके साथ शराब भी पीती हैं, आप उनके साथ ड्रग भी करती हैं, तो आप जाइए कीजिए. लेकिन कुछ लोगों ने वो भी किया. अभी जैसे कंगना रनौत का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर उनको कॉम्प्रोमाइज लोगों ने उनको ये किए, फिर उन्होंने ड्रग्स वगैरह भी यूज किए. बट पीपल कम बैक टू देयर सेंसेस एंड दे नो बिफोर इट्स टू लेट दैट दैट्स नॉट द राउट टू गो. So then they stand for themselves and they say enough is enough. No, we are not going ahead with that. That person has now new challenges to begin with. तो ये सारी चीजें कल्चरल डिफरेंसेस मैं देखती हूँ. हमारे आउटलुक में जो डिफरेंसेस है वो मैं देखती हूँ. लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि कोई भी अगर कहीं काम करना चाहे, कोई उससे गलत काम करवा नहीं सकता जब तक कि आप खुद करने को तैयार नहीं है. कल्पना जी, थोड़ा हम इन चीजों से हट के आपकी शायरी की तरफ आते हैं. आपका एक और पहलू है आपकी शख्सियत का. आपका एक आपने अभी रिसेंटली एक पोइट्री शेयर की सुशांत के हवाले से. कौन सी पोएट्री का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सा पोम का? तो आपने अभी जो पोइट्री शेयर की थी करंट सिनारियो के ऊपर, कंगना के ऊपर जो की थी शायद आपने. अच्छा, नहीं, हाँ, ये मेरा आप सवाल मेरे सामने, लेट मी रीड दिस वन फर्स्ट. गाली देने वाला आदमी.
गाली देने वाला आदमी हर बात पर गाली देता है। वह अच्छी बात पर भी गाली देता है और बुरी बात पर भी गाली देता है, पर ज्यादातर वह बिना बात के गाली देता है। गाली देना अच्छी बात नहीं है। गाली देने वाला आदमी अज्ञानी होता है। हालांकि वह अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और सोचता है गाली देकर वह एक नेक काम कर रहा है, दुनिया को सुधार रहा है। वह दुनिया को सुधार सकता है, पर दुनिया उसके हिसाब से सुधर नहीं रही। इसलिए वह बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, हर इंसान को गाली देता है। वह पक्षियों और जानवरों तक को नहीं छोड़ता। वह मोर को हरामखोर कहकर बुलाता है और सड़क पर सोए भूखे कुत्तों को उनके पेट में लात मारकर हंसता है। उनके बिलबिलाने और भौंकने पर उनकी माँ बहन को गाली देता है। गाली देने वाला आदमी खासकर औरतों को गाली देने और उनसे खाने का बड़ा शौकीन होता है। वह धरती, दुर्गा, काली सबको गाली देता है। वह सुबह होने पर सूरज को, सांझ ढलने पर चांद सितारों को और बारिश होने पर बादल को गाली देता है। वह आसमान पर कीचड़ उछालता है, फूलों के खिलने पर भी सिर्फ कांटे ही दिखाता है और माली को गाली देता है। वह सुगंध में दुर्गंध ढूंढता है और दुर्गंध को सुगंधित बनाकर पेश करता है। गाली देने वाला आदमी जब सड़कों पर चलता है, लोग परे हट जाते हैं, क्योंकि जो भी उसे टोकते हैं उन्हें रोकने के लिए वह उन पर बुलडोजर चलवाता है, उन्हें धमकियां देता है। उनके सपनों को चूर होता देख वह मंद मंद मुस्काता है। गाली देना एक बुरी आदत ही नहीं, एक नशा है और बीमारी भी है। सोहबत से लग जाती है, फिर कभी ठीक नहीं होती। और गाली देने वाला आदमी ऐसे ही एक दिन गाली देते देते मर जाता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए फिर दुनिया भर से संक्रमित आत्माएं आती हैं। वे गाली देने वाले आदमी को मसीहा और उसकी मृत्यु का जिम्मेदार धरती, सूरज और मालिक को बताती हैं। उनकी नजर में गाली देने वाला आदमी बिना न्याय पाए इस दुनिया से चला जाता है। वह बादल, फूल और खुशबू बन जाता है। फिर उसकी जगह एक दिन कोई और आता है। वाह वाह वाह। तो आखिरी सवाल जो मेरा था वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? कोई चीज़ आपकी पाइपलाइन में है? कोई आप आगे प्रोजेक्ट कोई कर रही हैं करंटली? प्रोजेक्ट तो हैं, मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अब तक जो मैंने फिल्में बनाई हैं, मैंने अपने पैसे से बनाई हैं। And my next film will be launched only when I find money from outside. I am working on it. Once Corona is over, I'm planning to visit India also and see if we can join forces there. And definitely I want to make film. And 2-3 स्क्रिप्ट मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। एक तो ऑल अबाउट माय फादर है, जो कि इस कॉमेडी। मैंने एक ट्रेजेडी फिल्म बनाई जो शायद आपने देखी होगी वो फिल्म। In the meantime, I'm also working on my next poetry collection जो आने वाला है, Trespassing My Ancestral Lands. एंड सॉरी, आपकी एक रिक्वेस्ट पूरी नहीं की, वो जो एक कविता सुनाने वाली थी। तो नहीं होगा तो फिर हम लोग कविता कभी और भी कर सकते हैं। लेकिन गाली देने वाला आदमी जो है वो तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है।